हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। तो पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 88। उस पहाड़ी से दूर एक दूसरी आयाम में एक धुंधली आकृति पद्मासन की अवस्था में बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन तभी उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए और उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। असंभव, उसने खुद से ही कहा। इस लड़के का शरीर एक ड्रैगन के शरीर में बदलने लगा है। लगता है मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। ये धुंधली आकृति वही आवाज का मालिक जिसने रुद्र को रास्ता दिखाया था। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों से एक नई मुद्रा बनाने लगा। इसके तुरंत बाद वहां से एक सफेद ऊर्जा निकालकर बाहर चली गई, जो आकाश में एक चमकती हुई लकीर बनाती हुई दूर तक गई। इधर उस पहाड़ी पर रुद्र फिर से अपनी रास्ते पर चलने लगा था। जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, वहां पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। जिस पहाड़ी पर अब रुद्र चल रहा था, ठीक उसी समय उस पहाड़ी की चोटी पर एक सफेद रोशनी सी गिरी। इसके तुरंत बाद धीरे धीरे पूरी पहाड़ी बर्फ में बदलने लगी। रुद्र जिस रास्ते पर चल रहा था वह धीरे धीरे बर्फ की परत से ढकने लगी। जो नुकीले पत्थर उसके रास्ते पर थे वे अब धीरे धीरे बर्फ के कांटों में बदलने लगे। जैसे ही रुद्र ने ये देखा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। साथ ही साथ उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और असहाय भाव साफ दिखाई देने लगा। रुद्र में गुस्से के साथ कहा, अब ये क्या मुसीबत आ गया यार। पहले से क्या ये कांटे कम थे जो अब ये बर्फ में बदल गए हैं। पर वह अब और कर भी क्या सकता था। उसने दांत पीसते हुए अपनी हाथ मुट्ठी कसकर बंद की और अपनी यात्रा को जारी रखा। जैसे उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, उसे यह महसूस हुआ कि उसकी त्वचा, जो कि अभी ड्रैगन के त्वचा में बदल गई थी, वह भी अब इन कांटों को ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब रुद्र के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगीं। पर फिर रुद्र ने अपनी दांत पीसते हुए आगे चलना जारी रखा। लेकिन तभी रुद्र के शरीर में एक और बदलाव शुरू हो गई। रुद्र के शरीर में अब बैंगनी बिजली के साथ नीले रंग की आग भी बाहर निकलने लगी, जिसे देखकर रुद्र फिर हैरान हो गया। तभी रुद्र को महसूस हुआ कि उसके शरीर के चारों तरफ अब बैंगनी बिजली के साथ ही नीली आग भी निकल रही थी। इसके प्रभाव से उसके रास्ते में जो भी कांटे थे वह धीरे धीरे पिघलने लगे थे, जिसे देखकर रुद्र को फिर और कुछ समझ में नहीं आया। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले वह बैंगनी बिजली निकाली और अब यह नीली आग। कहीं यह उस लाल रंग के लॉकेट की वजह से तो नहीं है। पर पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज ही क्यों हो रहा है। खैर छोड़ो ये सब, सबसे पहले मुझे चुनौती को पार करने में ध्यान देना चाहिए। बाद में मैं इसके बारे में पूर्वजों की यादों से कुछ जानकारी ढूंढने की कोशिश करूंगा। इतना सोचकर रुद्र फिर से पहाड़ी चढ़ना जारी रखा। इधर दूसरी तरफ उस धुंधली आकृति की आंखें हैरान परेशान दिखने लगीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नामुमकिन, ये लड़का कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है, उस धुंधली आकृति ने मन ही मन बड़बड़ाया। इसके शरीर में ऐसी कौन सी राज है जिसकी वजह से इसका शरीर ऐसी बदलाव से गुजर रहा है। इतना सोचकर उस धुंधली आकृति ने अपनी आंखें बंद की, जिसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक छोटी सी धीमी मात्रा में पारदर्शी ऊर्जा निकालकर रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। तभी वह पारदर्शी आभा ठीक रुद्र के सामने आ गई और जब वह रुद्र के शरीर में घुसने की कोशिश करने लगी, तभी उस धुंधली आकृति को एक तेज झटका लगा और फिर उसके मुंह से एक दर्द से भरी आह निकल गई। झटका लगने से पहले उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वह हैरान रह गया। उसे रुद्र के शरीर से एक जानी पहचानी लाल आभा महसूस हुई। इसके बाद उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने मन ही मन कहा, ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं हो सकता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरी आत्मीय शक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। लेकिन वह आभा कैसी थी। मुझे वह अभय इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। फिर उसको कुछ एहसास हुआ, जिनके एहसास होते ही उसकी आंखें हारने से चौड़ी हो गई और वह खुद से ही हैरानी के साथ कहा, कहीं ये उसका वंशज तो नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अलग सी चमक भी आ गई थी। फिर इसके बाद उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान भी आ गई और हाँ हाँ हाँ, वह जोर जोर से हंसने लगा।
उसने मन ही मन कहा, वाह मेरी किस्मत, मेरी उत्तराधिकारी भी मिल गई जिसके पास अनंत प्रतिभा, अनंत शक्तियां हैं और अनंत भाग्य है। लेकिन अगर यह उस वंश से नहीं भी हुआ तब भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह लड़का भविष्य में जरूर एक महान योद्धा बनेगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि हमारे अगली पीढ़ी के लोग अब सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने दिल खोलकर हंसना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ अब तक रुद्र उस पहाड़ी की चोटी को पहुंचने में अब सिर्फ कुछ ही समय दूरी बाकी थी। लेकिन अब रुद्र के शरीर में जो बैंगनी बिजली और नीली आग निकल रही थी वह भी अब धीमी पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से अब रुद्र के रास्ते पर जो कांटे थे वह अब पिघलना भी बंद हो गए थे और वह कांटे रुद्र को चुभने लगे थे। कुछ दूरी तक चलने के बाद अब रुद्र के पैरों पर धीरे धीरे खून निकलना शुरू हो गया। अब रुद्र के शरीर से ठंडा पसीना बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह निकल रहा था। रुद्र के चेहरे पर दर्द, थकान और दृढ़ता का मिश्रित भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र ने एक नज़र छोटी की तरफ देखा जो अब रुद्र से लगभग 100 से 200 मीटर दूरी पर ही रह गया था, जिसे देखकर रुद्र ने खुद को प्रोत्साहित करते हुए कहा, रुद्र तुझे हारना नहीं है। याद नहीं तूने अपने चाचा को क्या वादा किया था? तुमने उन्हें वादा किया था कि 3 साल के अंदर पृथ्वी स्तर का योद्धा बनेगा। और यह चुनौती उस चुनौती का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। तुझे इस पर विजय पाना होगा जल्द से जल्द। ये कहते वक्त रुद्र की आंखों में एक अजीब सी आत्मविश्वास से भरी चिंगारी जलने लगी और फिर उसने अपने कदम को आगे बढ़ना जारी रखा। रुद्र की दृढ़ता को देखकर वह आकृति अभिभूत हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, बहुत बढ़िया, मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे भी ज्यादा मजबूत निकला। अब बस इसे उस चोटी पर पहुंचने की जरूरत है, इसके बाद वह मेरी विरासत पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। इतना कहकर वह आकृति रुद्र की तरफ ही देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ये दर्शा रही थी कि वह रुद्र की हरकतों पर बहुत ही बारीकी से नजर रख रही थी। दूसरी तरफ रुद्र अब तक धीरे धीरे उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने लगा था। अब तक रुद्र के पैरों के नीचे की पूरी चमड़ी छिल गई थी, उसमें से लाल रंग की रक्त प्रवाहित हो रहा था। रुद्र के शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही एक धमकी आवाज के साथ घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। तभी वहां पर एक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, बहुत बढ़िया रुद्र, तुमने मेरी चुनौती को पार कर लिया है। अब तुम मेरी चुनौती को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बन चुके हो। उस आवाज की इतना कहते ही वहां पर चारों तरफ से एक अंधेरा निकल आया और फिर वहां का सारा दृश्य एक ही पल में बदल गया। जहां एक पहले एक पहाड़ी मौजूद था वहां पर अब एक बड़ा सा महल जैसा कमरा दिखाई देने लगा। जब ये हुआ तब रुद्र का ध्यान अपने शरीर पर गया जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसके शरीर से जो भी अंग क्षतिग्रस्त हो गया था वह अब धीरे धीरे भरने लगा था, जिसे देखकर रुद्र हैरान रह गया। वह भी इसके बारे में सोच रहा था कि तभी वहां पर एक आवाज सुनाई दी, लड़के, क्योंकि तुमने मेरे दिए गए चुनौती को पार किया है तो अब तुम मेरी विरासत पाने के एक कदम आगे बढ़ चुके हो। इसके तुरंत बाद वहां पर एक आकृति प्रकट हुई जो कि एक जवान लड़के की लग रही थी, जो कि लगभग अपने 30 के दशक में होगा, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी और सफेद दिख रहा था। जब रुद्र ने उस आकृति को देखा तब वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यह आकृति आखिर है क्या। तभी उसने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय कर दिया। इसके तुरंत बाद वह समझ गया कि यह आकृति आत्मा का एक छोटा सा अंश है जो कि इस जगह का संरक्षक भी है। तभी रुद्र ने उस आकृति को देखते हुए उससे पूछा, माफ करना वरिष्ठ, लेकिन क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? रुद्र ये भली भांति जानता था कि भले ही यह इंसान दिखने में किसी के दशक का लग रहा हो, लेकिन उसकी उम्र उससे कहीं ज्यादा है। साधना की दुनिया में साधकों का जीवन बहुत ही लंबा होता है। तभी हा ये सुनकर वह आकृति जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने रुद्र की तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, लड़के, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था क्या तुम्हें तभी मेरे बारे में पूछ लेना नहीं चाहिए था? ये सुनकर रुद्र थोड़ा शर्मिंदा दिखने लगा। रुद्र का शर्मिंदा होता हुआ देखकर वह आकृति मुस्कुराते हुए बोली, खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरा परिचय देता हूँ। तुमने 4 महान लीडरों के बारे में तो जानते होगे है ना? ये कहकर वह आकृति रुद्र की तरफ देखने लगी, जिस पर रुद्र ने अपना सर हिला दिया।
तभी वह आकृति फिर से बोली, लेकिन तुम यह नहीं जानते होंगे कि इन 4 लीडरों के अलावा एक और लीडर भी था जो इन सब से बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये 4 लीडर उस 5वें लीडर का कहना मानते थे, या फिर यूं कहूं, इन 4 लीडरों का राजा था 5वां लीडर। और उसका नाम था आयामी सम्राट विभ्रांत। ये कहते वक्त उस आकृति के चेहरे पर एक घमंड का भाव था और उसके आवाज में इतनी ऊर्जा थी कि रुद्र के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। और वह कोई और नहीं, मैं ही था, इतना कहकर विभ्रांत रुद्र की तरफ एक संतुष्ट नजर के साथ देखने लगा। तभी रुद्र ने अपने चेहरे पर एक उत्साह के भाव के साथ विभ्रांत से पूछा, तो वरिष्ठ, क्या मैं आपकी विरासत पाने के योग्य हूँ? विभ्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ 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 बिल्कुल, तुम योग्य तो हो, लेकिन मेरे विरासत को पाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए और भी 3 चुनौतियों का सामना करना होगी। पहले जो तुमने चुनौती पार की थी वह सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति को मापने के लिए थी। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। इसे सुनकर रुद्र थोड़ा नाराज दिखने लगा, पर फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी विभ्रांत ने कहा, लड़के रुद्र, क्या मेरी विरासत को पाने की परीक्षा को देना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से वापस लौट सकते हो और मैं तुम्हें उपहार के रूप में एक 4थे स्तर के उच्च श्रेणी का युद्ध तकनीक दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी विरासत को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। विभ्रांत ने एक पल के लिए रुककर रुद्र को देखा, फिर कहा, और इसके बाद तुम्हें न सिर्फ मेरी विरासत प्राप्त होगी बल्कि तुम्हें एक ऐसे खजाने की जानकारी भी मिलेगा जिससे तुम अपनी युद्ध स्तर को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा पाओगे। इतना कहकर वह कुछ देर के लिए चुप होकर रुद्र को देखने लगा, जैसे कि वह रुद्र के मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा था। इधर विभ्रांत की बात सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया। वह जानता था कि जितनी ज्यादा कठिन परिस्थिति होगी उतना ही बड़ा खजाना प्राप्त होगा। अगर वह यहाँ से वापस लौट जाता है तब तो वह सिर्फ एक 4थे स्तर की युद्ध तकनीक ही प्राप्त कर पाएगा, लेकिन अगर वह इस चुनौती को पार कर लेता है तब वह न सिर्फ एक विरासत का उत्तराधिकारी होगा बल्कि उसको कुछ ऐसा भी मिलेगा जिससे वह अपनी युद्ध स्तर को बढ़ा सकेगा। वह इसके बारे में कुछ देर तक सोचता रहा। कुछ देर के बाद विभ्रांत ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, तो रुद्र, तुमने क्या सोचा? क्या तुम मेरी इन 3 चुनौतियों को पार करके मेरे विरासत का उत्तराधिकारी बनोगे या फिर यहीं से वापस लौट जाओगे? जिसे सुनकर रुद्र थोड़ी देर के लिए तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने दृढ़ता के साथ कहा, वरिष्ठ, मैं 3 चुनौतियों को पार करूंगा और मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। जब विभ्रांत ने रुद्र की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम आगे बढ़ना चाहते हो इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तभी विभ्रांत ने रुद्र की तरफ एक नजर देखा और फिर अपनी हाथ को ऊपर उठाया। इसके तुरंत बाद वहां पर एक भूकंप जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कि जमीन ही कांप रही थी। इसके तुरंत बाद जमीन से एक बड़ा सा पत्थर बाहर निकल आया जिस पर 5 चिन्ह उकेरे गए थे, जो अभी सुनहरे चमक में चमक रहे थे। जब रुद्र ने उन चिन्हों को देखा तब वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे चिन्ह में रुद्र को सभी चिन्ह जानी पहचानी लग रही थी। उसे पत्थर पर एक कमल, एक मशाल, एक हथौड़ा, एक पेंडेंट और यह सभी चीजें एक अष्टकोणीय रेखा से जुड़ी हुई थीं, जिसके बीचों बीच एक अष्टकोणीय जगह बना हुआ था जो कि अब तक खाली था। रुद्र उन चिन्हों को देख रहा था कि तभी अचानक से विभ्रांत ने उससे कहा, तुम्हारे पास वह अष्टकोणीय पत्थर है ना? उस पत्थर को इस पत्थर में खाली जगह पर स्थित उस अष्टकोणीय जगह पर लगा दो। विभ्रांत की बात सुनकर रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फिर अपने स्टोरेज अंगूठी से उस पत्थर को बाहर निकाला और फिर उस पत्थर की तरफ जाने लगा। उस पत्थर के पास पहुंचते ही रुद्र ने अपने हाथ में पड़े उस अष्टकोणीय पत्थर को उस खाली जगह पर लगा दिया। इसके तुरंत बाद उस पत्थर से एक काली रंग की रोशनी निकली जो धीरे धीरे उन सभी चिन्हों को एक साथ जोड़ने लगी। कैसी होगी रुद्र की आगे की चुनौतियां उस अष्टकोणीय पत्थर को वहां पर लगाने के बाद? अब क्या होगा आगे?